हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 9 जो कि है बायोमोलिक्यूल्स में फिर से एक नए टॉपिक को स्टार्ट जो कि होगा कार्बोहाइड्रेट्स एंड नाइट्रोजनस बेसिस। तो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, अगर आपको याद है रिवाइज कर लेते हैं। बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो अभी हम पढ़ रहे हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब कि वो स्मॉल यूनिट्स जिनसे मिलकर बाद में मैक्रोमोलिक्यूल्स बनेंगे। हमें पहले छोटी छोटी चीज़ों के स्ट्रक्चर पढ़ने पड़ेंगे ना, क्योंकि बाद में क्या होगा, उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को मिलकर कोई बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल बनेगा। तो इसीलिए हम पहले पढ़ रहे हैं माइक्रोमोलिक्यूल। उस सीरीज में हमने सबसे पहले अमीनो एसिड्स पढ़ा था, फिर हमने सेकेंड नंबर पे लिपिड्स पढ़ा था। अब आज बारी है पढ़ने की कार्बोहाइड्रेट्स एंड नाइट्रोजनस बेसिस। तो बिना देरी करे और आपका टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो नाम से समझ में आ रहा है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन होगा और या फिर सीधे बोल दो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। यही तीनों से मिलकर जो कंपाउंड बनेंगे दे आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को बोला जाता है शुगर बिकॉज दे आर स्वीट इन टेस्ट। कैसा करते हैं ये टेस्ट में, स्वीट होते हैं एंड आर वाटर सोल्यूएबल। तो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज स्वीट होते हैं टेस्ट में, इसलिए इन्हें क्या बोल दिया जाता है, इन्हें बोल दिया जाता है शुगर्स। क्या बोल दिया जाता है इन्हें, शुगर्स। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ओके, समझ में आया, पानी होगा और कार्बन होगा, उनसे मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स या फिर शुगर्स। अब शुगर्स हैं तो इसीलिए शुगर्स क्यों बोला, बिकॉज टेस्ट में मीठे लगते थे। अगर इनको टेस्ट किया गया तो दे आर मतलब स्वीट इन टेस्ट, इसलिए इन्हें बोल दिया गया शुगर्स। साथ ही साथ में कैसे होते हैं, ये होते हैं वाटर सोल्यूएबल। कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूएबल। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:2:1। तो याद रखिए इस चीज़ को, 3 एलिमेंट से मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, बट द रेशियो इज फिक्स्ड। रेशियो क्या होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो रेशियो होता है 1:2:1। अगर मैं आपसे बात करती हूँ, आप सभी को पता है ग्लूकोज जो है वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, C6H12O6, यही होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, आप सबने पढ़ा है। अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला निकालूं तो CH2O आएगा, मतलब कि 1:2:1। आप कोई सा भी अगर कार्बोहाइड्रेट लिखते हो तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:2:1 प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कि दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:2:1। क्लियर, कोई डाउट? अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। आपको जो अभी हाल फिलहाल में याद रख लो, दैट आर ग्लूकोज एंड राइबोज। आप फ्रक्टोज भी याद रख लो, ग्लूकोज, राइबोज, फ्रक्टोज। अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो उसमें कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है उसमें। देन हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है एंड उसमें 6 ऑक्सीजन है। अगर हम राइबोज की बात करते हैं तो राइबोज का फॉर्मूला होता है C5H10 एंड O5। ठीक है, तो ये क्या होता है, 5 कार्बन वाला शुगर कौन सा होता है, राइबोज। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे ऐसे कोई चलते फिरते आया और बोलेंगे चलो चलो ए तुम ए, हाँ चलो बताओ 6 कार्बन वाले शक्कर का नाम बताओ, 6 कार्बन वाली शुगर का नाम। तो सबसे पहले जो याद बिल्कुल यहाँ टंग पे टिप पे होना चाहिए, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे वाले कितने कार्बन से मिलकर बनी है, 6 कार्बन से मिलकर बनी है। सेकेंड, आप 6 कार्बन शुगर में याद रख लो फ्रक्टोज। कौन सी याद रख लो आप, फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर द शुगर हैविंग 6 कार्बन। और अगर मैं पूछूं चलो कोई 5 कार्बन वाली शक्कर का नाम बताओ, हाँ ए तुम चलो बताओ, हाँ तो क्या बताओगे, इट इज राइबोज। राइबोज में कितने कार्बन रहते हैं, राइबोज हैज ओनली 5 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं, 5। और अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो उसमें होते हैं 6 कार्बन। अब यहाँ पर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होती हैं दैट इज द लाइन स्ट्रक्चर एंड द रिंग स्ट्रक्चर। कैसे लाइन एंड रिंग स्ट्रक्चर, अगर मैं पहले ग्लूकोज की बात करती हूँ आपसे, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6।
ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो होता है एल्डिहाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है भाई? एल्डिहाइड होता है CHO। कैसे बनेगा ग्लूकोज का? अगर मैं पूछती हूँ लाइन स्ट्रक्चर, पहले लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक लाइन खींची, ठीक है, एक लाइन खींची हमने तो ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे ये कार्बन है, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, कार्बन कार्बन, ये जो है ये कार्बन है। ये जहाँ पे भी इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आपको दिख रहा है ये क्या है? ये कार्बन है। तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन हो गए। अब अगर मैं बात करती हूँ पहले वाले कार्बन पे, तो पहले वाले कार्बन पे बताओ क्या होगा? इस पे सिंपली CH3 होगा। उस पर 3 क्या जुड़े होंगे? CH3 नहीं होगा, सॉरी, इस पे जुड़ा होगा C, और एक उस पर रहेगा हाइड्रोजन, और एक रहेगा, अगर इसकी बात करें यूं करके 4 वैलेंसीज हैं तो 2 वैलेंसीज पे रहेंगे हाइड्रोजन और एक पे प्रेजेंट होगा OH, तो CH2OH हो जाएगा। चलो एक बार इसको स्टार्टिंग से समझते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। लाइन स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। क्या डिस्कस कर रहे हैं? लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ टॉप पे रहेगा CH2OH। क्या रहेगा? CH2OH। कार्बन नंबर 1, उस पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक OH ग्रुप जुड़ा है ना। सेकंड कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट होगा HNOH। थर्ड कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड कार्बन पे भी क्या प्रेजेंट रहेगा? थर्ड कार्बन पे भी रहेगा OH एंड H। फोर्थ कार्बन की बात करेंगे तो HNOH। अगर हम फिफ्थ वाले कार्बन की बात करेंगे तो फिफ्थ वाले कार्बन के साथ क्या केस हो जाता है? अगर आप इसका रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे देख पा रहे हो तो फिफ्थ वाले कार्बन से एक तो जुड़ा रहेगा H, एक तो रहेगा हमारा H और दूसरा OH, और फिर यहाँ पे सिक्स्थ वाला कार्बन है तो सिक्स्थ वाले कार्बन पे रहेगा फंक्शनल ग्रुप। क्या रहेगा? फंक्शनल ग्रुप। तो डबल बॉन्ड O रहता है, C डबल बॉन्ड O, और एक रहेगा H। दिस इज द लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अगर लाइन में वही चीजें लिख दी हैं, ये H है, अगर हमने लाइन लीनियर फॉर्म में वो चीज लिख दी है तो दिस इज द लाइन स्ट्रक्चर। अब अगर रिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो रिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है? रिंग स्ट्रक्चर के बीच में होता है ये जो O है ना, ऑन द फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है वो, और यहाँ का जो फर्स्ट कार्बन है उसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। या तो अगर ऐसे नहीं तो आप ये मान लो ये जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन और ये फंक्शनल ग्रुप वाला ऑक्सीजन, इसके बीच में यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। इतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपने लाइन स्ट्रक्चर देखा। और अब आप इसका देख लो रिंग स्ट्रक्चर। तो रिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा? 6 कार्बन की हम लोग रिंग बना लेते हैं। पहले तो एक 6 कार्बन की रिंग होगी जिसमें 6 कार्बन नहीं रहेंगे। इट इज अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग जिसमें एक पोजीशन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने ले रखी है। एंड नाउ दिस इज कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6th कार्बन कहाँ रहेगा? यहाँ। तो 6th कार्बन यहाँ रहेगा तो यहाँ हम लिखेंगे CH2OH, और बाकी हम इन सारी पोजीशंस पे क्या ऐड कर देंगे? यहाँ पे हम ऐड कर देंगे OH and H, अगेन यहाँ पे OH and H, देन यहाँ पे आ जाएगा H and OH, एंड अगेन OH and H। वैलेंसीज को हमने सेटिस्फाई कर दिया। दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो आप ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी में एक पेज पर स्ट्रक्चर्स गिवन है, सबके केमिकल स्ट्रक्चर्स, वो आपको केमिकल डायग्राम जो गिवन है वो आपको याद रखने हैं कि ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्लूकोज का चेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिंग स्ट्रक्चर से चेन स्ट्रक्चर बनता कैसे है। तो कैसे बनता है? सेकंड कार्बन और जो फंक्शनल ग्रुप वाला लास्ट कार्बन है उसके बीच में बॉन्ड बन जाता है और रिंग फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो और ये भी याद रखना है, राइबोज कितने कार्बन की शुगर होती है? 5। ग्लूकोज फ्रक्टोज कितने कार्बन की शुगर होती है? 6। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर। क्या पढ़ा हमने? बेसिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट शुगर। अब इन्हीं ग्लूकोज राइबोज से मिलके कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स बनेंगे जिनको हम स्टडी करेंगे किस सेक्शन में? मैक्रो मॉलिक्यूल्स वाले सेक्शन में। माइक्रो मॉलिक्यूल्स के लेवल पे आपको ग्लूकोज एंड राइबोज जो सिंगल यूनिट होते हैं जो अब और फर्दर नहीं टूटेंगे वो आपको पता होने चाहिए। समझ में आ गई बात? आगे चलिए। तो अगर अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो आगे चलते हैं और पढ़ते हैं अगला माइक्रो मॉलिक्यूल जो कि होगा नाइट्रोजनस बेसिस। क्या होगा? जो नाइट्रोजनस बेसिस। अब आप बोलोगे मैम नाइट्रोजनस बेसिस ये क्या होता है?
फिर से आ जाते हैं क्लास 10th पे। इससे हमें पता चलेगा क्लास 10th में आपने कितनी पढ़ाई करी है, वो कितने अच्छे से करी है। क्या देखो, 3 चीज़ें होती हैं केमिस्ट्री में, एसिड्स होते हैं या तो बेसिस होते हैं, और तीसरी चीज़ यार मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रही, क्या होते हैं तीसरी चीज़? तीसरी चीज़ होती है सॉल्ट्स, जो एसिड और बेसिस से मिलकर बनती हैं। यही 3 सब्सटेंसेस हमारे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स। तो बेसिस क्या होते हैं, चलो शुरू से ही डिस्कस कर लेते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि भगा देते हैं H+ को, जो क्या करते हैं, H+ को भगा देते हैं। बेसिस कौन होते हैं? या तो ये बोलो जो एक्सेप्ट कर लेते हैं H+ को, आ जा भाई, या तो ये बोलो जो प्रोटॉन का एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रोटॉन को भगाना, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। दूसरी चीज़ H+ को निकालते हैं, और ये किसको, OH नेगेटिव को निकालते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये होती है। तो आपने अलग अलग डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पढ़ी हैं। तो बेसिस बेसिकली आर दोज सब्सटेंसेस विच emit out hydroxide ion, OH नेगेटिव ion in aqueous medium, और they just accept proton, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं या फिर OH नेगेटिव को एक्वस मीडियम में एमिट आउट करते हैं। यही डेफिनेशन होती है बेसिस की। हमने तो यही पढ़ा है बेसिस भाई, ठीक है, दीज आर द बेसिस, ओके। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि जो बेसिस आपको पता है, मैंने उन बेसिस में नाइट्रोजन ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी मैंने अपनी तरफ से? नाइट्रोजन। पहले वो बेस थे, OH आयन ठीक है निकाल रहे थे, लेकिन OH नेगेटिव आयन, लेकिन उनमें नाइट्रोजन नहीं थी। अब मैंने कुछ ऐसे बेसिस डिज़ाइन करे जिसमें मैंने नाइट्रोजन ऐड कर दी। तो द साइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड, नाइट्रोजन प्रेजेंट है और साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ऐसे बेसिस जिनका स्ट्रक्चरल साइक्लिक है और उन साइकिल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, those compounds are known as nitrogenous compounds या nitrogenous bases। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? nitrogenous bases। हिंदी में अगर समझो तो ऐसे बेस हैं, ऐसे बेसिस हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अभी तो क्लियर है? सिंपल एकदम हिंदी में। ऐसे बेसिस हैं जिनका स्ट्रक्चर साइकिल के फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में है, और उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इजी, वेरी इजी, वेरी गुड। These are classified as follows। अब जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनका क्लासिफिकेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 वी हैव प्यूरीन्स एंड नंबर 2 वी हैव पिरामिडीन्स। नंबर 1 कौन से होते हैं? प्यूरीन्स, एंड नंबर 2 आर पिरामिडीन्स। अब डिफरेंस क्या है प्यूरीन्स एंड पिरामिडीन्स में देख लेते हैं। अगर हम प्यूरीन्स की बात करते हैं तो ये जो डबल रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें 2 रिंग होती हैं, रिंग नंबर 1 एंड रिंग नंबर 2, रिंग नंबर 1 एंड रिंग नंबर 2, 2 रिंग है। और देखो ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये देखो नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन। तो आपको ये तो समझ में आ गया, रिंग स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, लेकिन फिर क्लासिफाई क्या किस बेसिस पे किया? अगर 2 रिंग्स हैं तो दे विल बी नोन एज प्यूरीन। क्या बोलोगे इनको आप? प्यूरीन्स। 2 रिंग है अगर, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है लेकिन सिंगल रिंग है, एक ही रिंग है, तो दे विल बी नोन एज पिरामिडीन्स। दे विल बी नोन एज पिरामिडीन्स। समझ में आया प्यूरीन्स एंड पिरामिडीन्स में डिफरेंस? इजी, पक्का। तो प्यूरीन्स क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस विद डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस, तो वो कहलाते हैं प्यूरीन। सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस दे आर नोन एज पिरामिडीन्स। इजी, पक्का, कोई भी डाउट? चलो कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। ये अच्छे से पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगली जब आप 12th क्लास में आओगे तो 12th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा जेनेटिक्स। अगर आपको ये सब नहीं आता तो फिर आप जेनेटिक्स कैसे समझोगे? बिल्कुल ABCD है। अगर आपको DNA अच्छे से समझना है तो DNA की समझने के लिए दिस इज द ABCD टू अंडरस्टैंड DNA, तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा ना अच्छे से, है ना? तो ठीक है, तो आपने अच्छे से ही पढ़ रहे हो, मैंने थोड़ी बोला आप खराब से पढ़ रहे हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो इतने ध्यान से, इतने अच्छे से, है ना? तो भाई हम तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके कि आप हमको इतने ध्यान से सुन रहे हो। ऐसे ही सुनते रहो, है ना? मज़ा आएगा और सीखोगे भी और बातें भी हो जाएंगी, दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है? चलो,
तो क्या देखा हमने कि हमने समझे नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं हमने वो देखा, उनका क्लासिफिकेशन देखा। दो टाइप के होते हैं, प्यूरीन और पिरामिडीन। प्यूरीन की अगर हम बात करते हैं तो 2 रिंग होती हैं, और अगर पिरामिडीन की बात करते हैं तो 1 रिंग होती है। नाउ एग्जांपल्स, प्यूरीन में आते हैं एडिनिन एंड गुआनिन। क्या क्या आते हैं? एडिनिन एंड गुआनिन। और अगर हम पिरामिडीन्स में की बात करें तो उसमें आते हैं साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल। कुछ भी नहीं है, क्या है समझने की कोशिश करो। अगर स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो गया, सपोज डबल बॉन्ड यहाँ की जगह यहाँ आ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, अगर ये सब कुछ चेंजेस आ रहा है स्ट्रक्चर में तो उसके अकॉर्डिंग इनका नाम चेंज हो जाता है। तो प्यूरीन होते हैं 2 जिनके नाम आपको याद रखने हैं, एडिनिन एंड गुआनिन। तो क्या 2 प्यूरीन्स होते हैं जल्दी से बताइए? एडिनिन एंड गुआनिन, एजी होते हैं प्यूरीन्स, एडिनिन एंड गुआनिन। एंड अगर हम बात करते हैं पिरामिडीन्स की, तो पिरामिडीन्स कौन कौन होते हैं? नंबर 1 साइटोसिन, देन थायमीन एंड देन यूरासिल। तो इसको आप कट से याद रख सकते हैं, CUNT। तो CUT साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन, ये तीनों क्या होते हैं? पिरामिडीन। एंड अगर हम प्यूरीन्स की बात करते हैं तो प्यूरीन्स कौन कौन होते हैं? प्यूरीन्स होते हैं एडिनिन एंड गुआनिन। पक्का? क्लियर? कोई इतना सा भी डाउट नहीं? बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड। तो सारे बच्चों को समझ में आ चुका है कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं। आ गया है ना? सबको समझ आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जब आपको नाइट्रोजनस बेसिस समझ में आ गया है तो चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के तरफ, जो कि होगी, क्या होगी? जो कि होगी अबाउट न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स देखते हैं, समझते हैं। चलो, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं भैया? दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म बाय लिंकिंग ऑफ अ नाइट्रोजनस बेस विद अ शुगर। बोलोगे हैं ये क्या है? और तुम लोगों ने एक मीम देखी होगी, मीम तो सभी देखते हैं। एक लड़का रहता है ना, उससे कुछ रिपोर्टर रहता है और उससे बोलता है अरे भैया क्या हुआ है, तो वो कहता है हैं, उसको समझ नहीं आता, कहता है तो अभी तुम्हारा इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद वही वाला रिएक्शन होगा, है अब समझो, इसलिए तुम है ना करो, उसके लिए मैं तुम्हें समझा देती हूँ। अभी हम क्या पढ़ के आए? बिल्कुल लेटेस्ट नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ के आए ना। 2 टाइप के होते हैं, प्यूरीन, पिरामिडीन। प्यूरीन में आते हैं एडिनिन और गुआनिन, और पिरामिडीन्स में आते हैं साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन। हमने पढ़ लिया। और उसके भी पहले हम क्या पढ़ के आए थे? शुगर्स। क्या पढ़ के आए थे हम लोग? शुगर्स कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं इन द रेशियो 1:1, और उसमें ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, राइबोज आता है। तो भैया कभी भी अगर कोई सी शुगर, मतलब कि कोई सा कार्बोहाइड्रेट, कोई सी शुगर अगर नाइट्रोजनस बेस के साथ में जुड़ जा रही है, कोई सा नाइट्रोजनस बेस कोई शुगर के साथ जुड़ जा रहा है, या कोई सी शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ जा रही है, कैसे भी बोल लो, जो कंपाउंड बनता है, द रिजल्टेंट कंपाउंड, इट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। The resultant compound is known as nucleoside. समझ आया आपको कि नहीं आया? जल्दी से बताओ, पक्का पक्का बोलो, पक्का पक्का। एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं आपको। जैसे कि एक शुगर है, अभी आपको मैंने पढ़ाई थी राइबोज, 5 कार्बन वाली शुगर है। सपोज राइबोज में मैंने मिला दिया एडिनिन, तो क्या बनेगा? राइबोज क्या है? राइबोज इज अ एग्जाम्पल ऑफ शुगर। राइबोज एक 5 कार्बन वाली शुगर है। और एडिनिन क्या है? एडिनिन एक नाइट्रोजनस बेस है। तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड होगा, वो होगा एक न्यूक्लियोसाइड होगा। वो एक, उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। क्योंकि आपको ये याद करवाया मैंने अभी अभी कि जब भी शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। लेकिन यहाँ पे राइबोज और एडिनिन कंबाइन हुए हैं, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम होगा एडिनोसिन। क्या नाम होगा उसका? एडिनोसिन। क्या नाम होगा उसका? एडिनोसिन। तो एडिनिन क्या था? बताओ जल्दी से, क्या था एडिनिन? एडिनिन था नाइट्रोजनस बेस। और जब इस एडिनिन के साथ हमने एक शुगर जोड़ दी, राइबोज जोड़ दी, तो वो बन गया एडिनोसिन, जो कि क्या है? न्यूक्लियोसाइड। जो कि क्या है? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लिक एसिड जो एडिनिन है, दैट वाज नाइट्रोजनस बेस,
लेकिन जो एडिनोसिन है दैट वाज न्यूक्लियोसाइड। और नाइट्रोजनस बेस से न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? बाय एडिंग शुगर। इजी स्टोरी, शुगर ऐड कर दो आप नाइट्रोजनस बेस में तो वो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। पक्का समझ आया? अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, नाइट्रोजनस बेस में जब हम शुगर ऐड करते हैं तो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। यही बोला ना? ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस है एडिनिन। कौन सा नाइट्रोजनस बेस लिया? एडिनिन, और उसमें ऐड करी शुगर, तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम होगा एडिनोसिन। क्या नाम होगा उसका? एडिनोसिन। नेक्स्ट जो नाइट्रोजनस बेस लिया है वो लिया गुआनिन। क्या लिया वो? गुआनिन। अब उसमें ऐड कर दी शुगर, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो कौन सा बनेगा? गुआनोसिन। सिमिलरली साइटोसिन प्लस शुगर यहाँ बनेगा साइटिडीन। थाइमीन प्लस शुगर थाइमिडीन। यूरासिल प्लस एनी शुगर यूरिडीन। तो दीज 5 ये जो यहाँ लिखे हैं एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, ये पांचों क्या थे? नाइट्रोजनस बेसिस। और नाइट्रोजनस बेसिस में हम जब भी शुगर ऐड करेंगे कोई सी तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड। अगर एडिनिन ऐड करी तो एडिनोसिन, गुआनिन ऐड करी तो गुआनोसिन, साइटोसिन ऐड करी तो साइटिडीन, थाइमीन ऐड करा तो थाइमिडीन एंड यूरासिल ऐड करा तो यूरिडीन। दीज 5 ये 5 क्या है? न्यूक्लियोसाइड। क्या है ये पांचों? जल्दी से बोलो। न्यूक्लियोसाइड। समझ आया? कोई भी दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत रखना ही नहीं है। कोई भी दिक्कत तो बोल देना है। कहाँ बोलोगे? अभी तो मैम हमें सुन भी नहीं रही हो। कमेंट सेक्शन में बोलो ना भाई, वैसे तो बड़ी चैटिंग होती है। कमेंट सेक्शन में भी अपने दिल की, हृदय की, अपने हृदय की बात उसमें लिखा करिए। आप क्या फील हो रहा है? कुछ नहीं तो ऐसी तारीफ ही कर दिया करो, वाओ मैम मजा आ गया, समझ आ गया, यही बता दिया करो कि समझ आ गया है। वो भी नहीं बताते हो, पढ़ के बस वीडियो देख के निकल जाते हो। तो भाई बताया करो कि हाँ मैम समझ में आ गया है, कि मैम नहीं समझ आया है, इतना नहीं समझ आया, उतना समझ में आ गया। कुछ बोलते ही नहीं हो। गाइस फीडबैक दो ताकि इम्प्रूव करें हम। आप बोलोगे नहीं, हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, हमें क्या, हम बोलोगे हम तो अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, बच्चे कुछ बोलते ही नहीं है, मतलब अच्छा ही लग रहा है सब कुछ। अगर कोई तकलीफ होती तो बोलते ना, ये लोग बोल ही नहीं रहे। तो बोलना नहीं है, मतलब चीखना चिल्लाना नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिख दो सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बढ़िया से। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, जिसमें मन करे उसमें लिख दो। ओके, तो कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड क्लियर हुआ कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनते हैं। तो कुछ नहीं, नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर मिलके बन जाएंगे न्यूक्लियोसाइड। क्लियर कंसेप्ट? कोई भी दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ? ये देखो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड बने हुए हैं, एडिनिन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये क्या है? 5 कार्बन वाली, ये 5 कार्बन वाली राइबोज शुगर है। ये राइबोज है और उस पर ये एडिनिन जुड़ा है। तो इसको क्या बोलोगे? दोनों को मिला के एडिनोसिन। क्या बोलोगे इसको? एडिनोसिन। अगेन ये फिर से राइबोज है और राइबोज पे अब की बार यूरासिल जुड़ा है, तो इसको, इन दोनों को मिला के क्या बोलोगे? यूरिडीन। क्लियर हो गया कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड। हमने क्या पढ़ा? अभी डिटेल स्टडी करी हमने अबाउट द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक और नया कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। क्या पढ़ेंगे अब हम? न्यूक्लियोटाइड। बोलोगे मैम आप खत्म ही नहीं हो रही हो, पहले न्यूक्लियोसाइड फिर न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अभी आपने क्या पढ़ा? न्यूक्लियोसाइड। अब मैं आपको बोल रही हूँ, मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगी न्यूक्लियोटाइड। ये तो बहुत आसान है। क्यों आसान है ये? देखो, these are the compound formed by linking of a nucleoside nitrogenous based plus sugar with phosphate। बहुत इजी, बहुत इजी हो गया, बहुत इजी। क्यों इजी हो गया? 2 चीजों को मिला के न्यूक्लियोसाइड बनता। अभी आप पढ़ के आए, जस्ट अभी पढ़ के आए। क्या 2 चीजें थी? वो 2 चीजें थी नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर। अब इसमें एक तीसरी चीज और जोड़ दी जो कि है फॉस्फेट। जो कि क्या है? फॉस्फेट। अब आप या तो ये बोलो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, और या तो आप बोलो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। तीनों बातें, दोनों तरीके से बोल सकते हो आप। और आपको पता है नाइट्रोजनस बेस और शुगर को मिला के तो न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, तो आप डायरेक्ट बोल दो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो जब भी न्यूक्लियोसाइड के साथ में फॉस्फोरस मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाता है वो? न्यूक्लियोटाइड। याद रहेगा,
नहीं भूलेंगे ना हम लोग। क्या बस इतनी सी बात याद रखनी है कि whenever phosphate also combine with या also add with nucleoside तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। साइड में था, अभी साइड में, अब उसमें आगे फॉस्फोरस जुड़ गया तो अब वो टाइड बन गया। अब वो साइड नहीं रह गया, वो टाइड बन गया। पक्का क्लियर हो गया? तो चलो देख लेते हैं कैसे आपको क्लियर हुआ है कि नहीं। तो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, इनको तो हमने पहले ही मिला लिया था, इनको मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं इन दोनों को मिला के? न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड में हमने एक और नया ग्रुप ऐड कर दिया जो कि है फॉस्फेट, जो कि क्या है? फॉस्फेट। तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। पक्का? ठीक है। अब हमने नाइट्रोजनस बेस लिया एडेनिन। अब देखो इसमें से तीनों में से चेंज क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ नाइट्रोजनस बेस को ही चेंज कर सकते हो, आप शुगर और फॉस्फेट को चेंज नहीं कर सकते, वो सेम ही रहेगा। आप चेंज कर सकते हो सिर्फ नाइट्रोजनस बेस। आपके पास 5 टाइप के नाइट्रोजनस बेस हैं। तो नाइट्रोजनस बेस अगर आपने एडेनिन डाला प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट तो बनेगा एडिनाइलिक एसिड। ओके, आपने डाला गुआनिन तो बन जाएगा गुआनिलिक एसिड। बस यहाँ पे एक लिक एसिड आ जाएगा, ये एक एसिड आ जाएगा क्योंकि फॉस्फोरस इज अ एसिडिक ग्रुप। ओके, ठीक है। थर्ड देखो, साइटोसिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट तो क्या बन जाएगा? साइटिडिलिक एसिड। थाइमीन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, थाइमिडिलिक एसिड। यूरासिल प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, दैट इज यूरिडिलिक एसिड। तो अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजनस बेसिस न्यूक्लियोटाइड्स के नेम चेंज हो रहे हैं। अगर एडिनिन है तो एडिनाइलिक एसिड, यूरासिल है तो यूरिडिलिक एसिड। अगर लास्ट में एक एसिड आ गया है तो इसका मतलब ये है दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। अगर यहाँ पे एक एसिड की जगह लास्ट में आई होता तो आप क्या समझते? वो क्या है? वो न्यूक्लियोसाइड है, मतलब उसमें अभी फॉस्फोरस ग्रुप नहीं है। तो न्यूक्लियोसाइड का एंड न्यूक्लियोटाइड का ये दोनों ही कंसेप्ट आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं, बिकॉज दीज कंसेप्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, जो अभी आप आगे मैक्रोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स में आप पढ़ोगे डीएनए आरएनए, तो अगर आपको ये नहीं आता होगा तो आपको डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे ध्यान से समझिएगा। तो न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड क्लियर हो गया आपको? पक्का? कोई भी डाउट नहीं? चलो ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम ये आपके सामने बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये आपके सामने बना हुआ है एक न्यूक्लिक एसिड, एक बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड। क्यों ये न्यूक्लियोटाइड है देख लेते हैं। 3 चीजें होनी चाहिए ना न्यूक्लियोटाइड में। 3 चीजें क्या क्या? नंबर 1 राइबोज है। ये राइबोज नहीं, मैं इसको सिर्फ शुगर लिख दे रही हूँ। नंबर 1 उसमें होनी चाहिए शुगर। तो ये देखो 5 कार्बन वाली एक शुगर बैठी हुई है सबसे बीच में। सेकेंड चीज क्या होनी चाहिए? सेकेंड चीज उसमें होना चाहिए नाइट्रोजनस बेस। सेकेंड चीज क्या होना चाहिए? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए दूसरी चीज, तो वो भी प्रेजेंट है। एंड तीसरी चीज होना चाहिए उसमें, थर्ड चीज उसमें होना चाहिए फॉस्फेट ग्रुप। क्या होना चाहिए उसमें तीसरी चीज? फॉस्फेट ग्रुप। तीसरी चीज क्या प्रेजेंट होनी चाहिए? फॉस्फेट ग्रुप। तो क्या बन गया तीनों से मिलके? तीनों से मिलके बन गया न्यूक्लियोटाइड। इसका नाम क्या होगा? एडिनिन जुड़ा है, बताओ। एडिनाइलिक एसिड। क्या नाम होगा? अगर एडिनिन जुड़ा रहता है तो नाम क्या रहता है? एडिनाइलिक एसिड। पक्का पक्का? क्लियर हो गया? ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा रहता, छुपा दूं मैं इसको, हाइड कर दूं, तो अब इसको क्या बोलते हैं आप इसको बोलते हैं एडिनोसिन। क्या बोलते हैं आप इसको? एडिनोसिन। ओके, समझ आया? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे ऐसा पूरा यकीन है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ आया हो तो भाई साहब पूछ लेना, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड अभी जो हमने जस्ट पढ़े, जैसे अभी हमने एक पढ़ा न्यूक्लियोटाइड, अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया था ना मैंने, अभी चलो फिर से दिखा देती हूँ। ये दिखाया ना मैंने आपको एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, एक है ये, एक न्यूक्लियोटाइड है। एंड सपोज इस पूरे को मिला के मैं बोल दे रही हूँ ए, इस पूरे को मिला के मैं बोल दे रही हूँ ए, बोल दे रही हूँ, ठीक है। अब इस ए का क्या मतलब है? इस ए का ये मतलब है कि जब भी अब डीएनए या आरएनए बनना है तो वो कैसे बनेंगे? वो जो एक ए आपने पढ़ा है ना, ऐसे बहुत सारे ए को मिला के
बहुत सारे ऐसे ए को मिला के बनेंगे हमारे न्यूक्लिक एसिड। कौन कौन? डीएनए एंड आरएनए। तो इसीलिए न्यूक्लियोटाइड इंपॉर्टेंट है, और न्यूक्लियोटाइड इंपॉर्टेंट है तो इसलिए न्यूक्लियोसाइड इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोटाइड इंपॉर्टेंट है इसलिए नाइट्रोजनस बेसिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे मिलके तो सब कुछ बना है। समझ आई पूरी कहानी? ठीक है, हमने नाइट्रोजनस बेसिस से शुरू करी थी, फिर हमने अगली कहानी पढ़ी न्यूक्लियोसाइड, फिर हमने पढ़ी न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिलेंगे तो उनसे मिलकर बनते हैं न्यूक्लिक एसिड, जो कि हम पढ़ेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स में। किसमें पढ़ेंगे हम? मैक्रोमोलिक्यूल्स में। पक्का? ठीक है, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। और न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में? वी हैव 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, 2 न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारी बॉडी में, डीएनए एंड आरएनए। क्लियर? ओके, किसी को कोई शक, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं? ठीक है, ओके, तो दैट इज इट फॉर टुडे। आज हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें बेसिकली हमने पढ़े मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स। और दूसरी चीज हमने पढ़े नाइट्रोजनस बेसिस एंड द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो अभी अभी अपने अपने सारे डाउट कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से करिएगा लाइक, और स्टेप अप एकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।